नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गीत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आशु गीत ट्रेडमार्क एम्पायर में। जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड में जून 2013 के बाद एक बार फिर से बहुत बड़ी आपदा आई है, जिसमें दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सी संपत्ति और संसाधनों का नुकसान कई लोगों को हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये घटना क्या थी, कैसे हुई और क्यों हुई। सबसे पहले बात करेंगे उन दो नदियों की जिनमें ये बाढ़ आई थी। चमोली जिले में उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर के पास स्थित है कामेत पर्वत। कामेत नंदा देवी वेस्ट के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका आकार एक बड़े पिरामिड की तरह है और इसीलिए इसके आसपास 3 ग्लेशियर्स हैं: पूर्वी कामेत ग्लेशियर, पश्चिमी कामेत ग्लेशियर और रायकाना ग्लेशियर। पश्चिमी कामेत ग्लेशियर में यहाँ पर एक ताल स्थित है, देवताल या देवताल। यहीं से हमारी सरस्वती नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और ये अलकनंदा में मिलने वाली पहली नदी भी है। आपको कई जगह पर लक्ष्मण गंगा मिलेगा, लेकिन लक्ष्मण गंगा बहुत बाद में अलकनंदा से मिलती है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको हमारी इस अलकनंदा नदी तंत्र की वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। तो कामेत के जो बाकी के 2 ग्लेशियर्स हैं, पूर्वी कामेत ग्लेशियर और रायकाना ग्लेशियर, इनका पानी इकट्ठा होता है यहाँ इस ताल में, जिसका नाम है बासुधारा लेक। ये एक ग्लेशियर लेक है और शायद ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्लेशियर लेक है। यहीं से हमारी पश्चिमी धौली गंगा निकलती है, जो विष्णुप्रयाग पर जाकर अलकनंदा से मिलती है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, पहले उन्हें समझते हैं। चमोली जिले में ही एक वासुधारा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स भी है, लेकिन उसका इस बासुधारा लेक से कोई भी लेना देना नहीं है। वो यहाँ से काफ़ी दूर अलकनंदा नदी की शुरुआत में अलकनंदा नदी में गिरता है। दूसरा, उत्तराखंड में 2 धौली गंगा है, जिसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। ये धौली गंगा वेस्ट है। धौली गंगा ईस्ट कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में बहती है और वो काली नदी की सहायक नदी है। उसके बारे में भी हम काली नदी तंत्र वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो पश्चिमी धौली गंगा की कई छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, जैसे गणेश गंगा, जयंती, अमृत गंगा, गिरथी, कोसागाड़ या कियोगाड़ और ऋषि गंगा। इनमें से अब हम जानेंगे ऋषि गंगा के बारे में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी वेस्ट और ये कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कंचनजंगा आधा नेपाल में है और आधा भारत में, तो इस तरह नंदा देवी पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी 2 पर्वतों का जोड़ा है, नंदा देवी वेस्ट और नंदा देवी ईस्ट। नंदा देवी ईस्ट को सुनंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनके बीच 2 किलोमीटर का ये वाला रिज भी है। तो यहीं से नंदा देवी ग्लेशियर से ऋषि गंगा निकलती है, बल्कि यहाँ और भी साथ में कई ग्लेशियर्स हैं जिनसे ऋषि गंगा को पानी मिलता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दूध गंगा और रौंठी गाड़। ऋषि गंगा आगे चलकर रैणी गांव के पास धौली गंगा से मिल जाती है। ये वही रैणी गांव है जहां से चिपको आंदोलन करने वाली गौरा देवी थी। रैणी में ऋषि गंगा से मिलने के बाद तपोवन होते हुए धौली गंगा विष्णुप्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। इसीलिए धौली गंगा को विष्णु गंगा या विष्णु गाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों नदियों पर बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यानी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। वैसे इन दोनों नदियों पर ये सब हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स या तो प्रस्तावित हैं या बन रहे हैं या बन चुके हैं। ये तीनों टर्म मैंने इसलिए यूज़ किए क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की एग्जैक्ट रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन जो 2 प्रोजेक्ट्स 7 फरवरी की बाढ़ के रास्ते में पड़े और पूरी तरह से डैमेज हो गए, बह गए, वो थे ऋषि गंगा नदी पर यहाँ पर रैणी गांव के पास में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था और 13.2 मेगावाट की बिजली उत्पादन कर रहा था। और दूसरा यहाँ से करीब 8 से 9 किलोमीटर नीचे तपोवन में, यहाँ पर एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगाड़ हाइडल प्रोजेक्ट, ये 520 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला था और इसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका था, लेकिन इसमें काम चल रहा था। इसलिए जब बाढ़ आई उस समय भी इसकी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में बहुत से लोग काम कर रहे थे और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी उन्हें निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रैणी में भी और आगे अलकनंदा की घाटी में भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। अब देखते हैं 7 फरवरी के दिन हुआ क्या था।
7 फरवरी की सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच रैनी और उसके आसपास के गांव के लोगों ने एक बहुत तेज धमाके की सी आवाज सुनी, जो कि ग्लेशियर के टूटने की आवाज थी। तो इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते कि ये आवाज क्या थी, कहां से आई, कुछ ही देर में ऋषिगंगा उन्हें बहुत तेजी से धूल मिट्टी के साथ आती हुई दिखाई दी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो इस जगह से कैप्चर की गई है और यहाँ पर नीचे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था। कंपनी का यार देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। कंपनी गए, अरे मोरिया से हट, ये मोरिया से मोरी यहाँ पर एक ब्रिज भी था। ये जोशीमठ मलारी हाईवे पर BRO द्वारा बनाया गया एक ब्रिज था जो तिब्बत बॉर्डर तक भारतीय सेना को पहुंचने में मदद करता था। 7 फरवरी को यहाँ पर क्या हुआ अब आप इस वीडियो में देखिए। इसके बाद बाढ़ लिए ऋषिगंगा धौलीगंगा से मिली और यहाँ से 8-9 किलोमीटर नीचे धौलीगंगा तपोवन पहुंची। तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट की जो आप वीडियोस देखेंगे वो इन जगहों से कैप्चर की गई है। भाई एनटीपीसी बच जाएगा रे? ओए कुछ नहीं बचने वाला, ब्रिज बच जाएगा। भयंकर ही आ रहा भाई, तबाही भयंकर। बच गया क्या वजह? एनटीपीसी बस तो क्या, ब्रिज से बना तो बैरक खोलने पड़ेंगे उन्हें भाई, नहीं तो जाएंगे। बैरक भी गया, बैरक भी गया, टूट गया। ओ भाई टूट गया बैरक भी। ये एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ से आगे धौलीगंगा विष्णुप्रयाग पहुंची। विष्णुप्रयाग और फिर आगे नंदप्रयाग और श्रीनगर तक अलकनंदा के पानी का लेवल 1 मीटर तक ऊपर उस दिन बढ़ गया था। हालांकि आगे पड़ने वाले प्रोजेक्ट्स को कोई भी खासा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अनुमानित रूप से चमोली जिले के इन इलाकों में 150 से 200 लोगों ने इस बाढ़ में अपनी जानें गंवाई और न जाने कितनी संपत्ति और संसाधनों का नुकसान आम लोगों को और सरकार को हुआ। साथ में हमें ऐसी कहानियां भी वहां से देखने को मिल रही हैं। अब जानते हैं ये सब कैसे हुआ। शुरुआत में साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे थे कि ये बाढ़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की वजह से आई थी। मतलब पहले एक ग्लेशियर लेक में पानी इकट्ठा हुआ और फिर किसी बड़े टुकड़े के उसमें गिरने की वजह से अचानक ग्लेशियर लेक टूट गई, उसका सारा पानी बह गया। लेकिन बाद में जब वहां का एरियल सर्वे किया गया तो वहां किसी भी ग्लेशियर लेक होने के सबूत नहीं मिले, बल्कि एरियल सर्वेज और बाद में कई सैटेलाइट इमेजेस से भी हमें पता चला कि ऋषिगंगा की सहायक नदी रौंठी घाट जहां से होकर बहती है, वहां उसके रास्ते में इस पर्वत से, जिसकी पहचान रौंठी पर्वत के रूप में की गई है, यहां पर से एक बहुत बड़ा, लगभग आधे किलोमीटर बड़ा चट्टान और बर्फ का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। 6 और 8 फरवरी की सैटेलाइट इमेजेस में हम साफ साफ देख सकते हैं
इस जगह से, जो कि लगभग 5,600 मीटर की ऊंचाई वाला पर्वत है, इतनी ऊंचाई से ये 550 मीटर का टुकड़ा नीचे गिरा और ये इतना बड़ा था कि एक ही बार में रौंठी गाड़ और आगे ऋषिगंगा में जितना भी पानी था उसे आगे को अचानक से धकेल दिया। इसी वजह से 7 फरवरी को वो खतरनाक बाढ़ आई थी। इस टुकड़े के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो मलबा था वो इतना ज़्यादा था कि आगे चलकर संगम पर उसने एक पूरी की पूरी नदी ऋषिगंगा को ब्लॉक कर दिया। ऋषिगंगा के आगे एक बड़ा सा डैम सा बन गया और उसका सारा पानी 7 फरवरी के बाद से पीछे की तरफ एक झील में इकट्ठा होने लगा। अगर ये मलबे का डैम टूटता तो एक बार फिर से इस इलाके में बाढ़ आ सकती थी, लेकिन 12 फरवरी को इसमें एक रास्ता बना दिया गया है जिससे धीरे धीरे अब ऋषिगंगा का पानी वापस बहने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बर्फ और चट्टान का एवलांच आया क्यों, ये टुकड़ा क्यों टूटा? तो इसमें कई लोगों ने कई अलग अलग थ्योरीज दी हैं। चिपको आंदोलन के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड पा चुके चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा है कि ये प्रकृति से खिलवाड़ करने का परिणाम है। खैर एग्जैक्ट कारण इसके पीछे क्या रहा होगा, इसका मेन रीज़न क्या होगा, वो तो हमें फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जिसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन 2 संभावित कारण जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं उन्हें देखते हैं। 2019 में रैणी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने नैनीताल हाईकोर्ट में PIL फाइल करी कि हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम पर पेड़ काटने से और तरह तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं उससे यहाँ के एनिमल्स को, रैणी और उसके आसपास के इलाके के एनिमल्स को, पहाड़ों को, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास का सेंसिटिव एरिया है तो इसे भी डैमेज पहुँचता है। शुरुआती सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस एरिया में ब्लास्ट करने पर बैन लगा दिया था और सरकार को आदेश दिया था कि इसकी जांच की जाए, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। न तो जांच की कोई रिपोर्ट आई, न जुलाई 2019 के बाद इस केस की दोबारा सुनवाई हुई। कंस्ट्रक्शन मेन रीज़न तो नहीं रहा होगा, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि मेन रीज़न में इसका हाथ भी जरूर है। दूसरा जिस कारण पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है जून 2019 में साइंस एडवांसेस जर्नल में हिमालयन ग्लेशियर पर पब्लिश हुई एक रिसर्च की। इस रिसर्च में 2000 किलोमीटर एरिया में फैले 650 ग्लेशियर्स की सैटेलाइट इमेजेस को देखा गया, उनकी स्टडी की गई, जिसमें यह पाया गया कि 1975 से 1990 के दौरान हर साल औसतन 0.25 मीटर ग्लेशियर पिघलते थे, लेकिन 1990 से 2000 के बीच ये पिघलने की दर औसतन 0.5 मीटर हर साल पहुंच गई, यानी दुगनी हर साल हो गई। इसके अलावा सन 1975 से 2000 के बीच जो एवरेज तापमान रहता था, 2000 से 2016 के बीच उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पाई गई। 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज तापमान का बढ़ना एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का ग्लेशियर्स पर जो असर पड़ता है उसकी स्टडी करने के लिए भारत में एक भी प्रॉपर सेंटर नहीं है। 2009 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई थी और उस पर काम भी चल रहा था, लेकिन पिछले साल फंडिंग कम होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। हालांकि उस प्रोजेक्ट की एक नोडल एजेंसी है देहरादून में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, लेकिन वो सिर्फ 6 ग्लेशियर्स की निगरानी करते हैं, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 486 ग्लेशियर्स हैं और 13 ऐसी संवेदनशील ग्लेशियल लेक्स हैं जिनमें कभी भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकती है। तो संवेदनशील इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स और हाइडल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन, सुरंगें बनाना, उसके लिए ब्लास्ट करना, पेड़ों की कटाई करना, ये सब, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग से लगातार कमज़ोर होते ग्लेशियर्स और फिर ग्लेशियर्स की ठीक से निगरानी न करना, ये सब उस मेन रीज़न की तरफ संकेत देते हैं जिससे ये आपदा आई और भविष्य में ऐसी ही और आपदाएं आ सकती हैं। तो ये थी हमारी वीडियो चमोली में आई बाढ़ पर। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड लेट्स सेव द नेचर।